जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय का मॉडल पेपर करने वाले हैं। हमने उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, चारकोल, कोयला, हीरा। तो काजल का क्रिस्टलीय रूप इनमें से कौन सा है? तो हीरा है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिस कार्बन में स्ट्रक्चर हो, जैसे फुलरीन। फुलरीन जो फुलरीन है, यह यह क्या है? कार्बन का अपरूपक है, लेकिन इसका आकार कैसा होता है? इसकी संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होती है। और हीरे की भी संरचना होती है। मतलब क्रिस्टली अगर पूछ ले कि क्रिस्टली क्या है, तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर होता है, जब कार्बन के अणु किसी कोण या एंगल पर जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टली। और जब कार्बन के अणु अलग अलग होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, तो क्या कहलाता है? अक्रिस्टली। तो काजल क्या है? अक्रिस्टली। चारकोल क्या है? अक्रिस्टली। और कोयला पाउडर भी क्या है? अक्रिस्टली है। तो क्रिस्टली क्या है? केवल हीरा है। ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो गैस सिलेंडर यूज होता है घरों में खाना बनाने के लिए, उसमें कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, एथिलीन। तो कुकिंग गैस सिलेंडर में किसकी मात्रा अधिक होती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ब्यूटेन के साथ में और कौन सी गैस होती है? प्रोपेन गैस। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी जाती है। इसके अलावा उसमें क्या भरा जाता है? मर्केप्टॉन, जिसकी वजह से गंध महसूस होता है। क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन यह गंधहीन गैस हैं, तो इसके लिए गंध के लिए, जैसे गैस लीक हो उससे पता चल सके, उसके लिए क्या भरा जाता है? मर्केप्टॉन भरा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है CH4, किसका है? मीथेन का। C2H6, C2H4, C2H2। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक कोशिका में, विषाणु में, वनस्पति कोशिकाओं में। जो जीव स्वपोषी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरित लवक वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दाब का एमकेएस मात्रक। एमकेएस मात्रक होता है और एक सीजीएस मात्रक होता है। एमकेएस मात्रक को एसआई मात्रक भी कहते हैं। तो दाब का एमकेएस मात्रक क्या होगा? दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है किसके? दाब बराबर। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही मॉडल पेपर ला रहे हैं। जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं उनको कलेक्ट करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो चलिए अब अति लघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इसके पैर गद्देदार होते हैं, जो इसे रेत में आसानी से चलने में मदद करते हैं। और इसके अलावा यह लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु या दीवार, पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट आती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच में न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि समझ में आया? जैसे हम कोई आवाज बोल रहे हैं, कभी कभी तेज से हम चिल्लाते हैं तो दीवार से आवाज टकराने के बाद में पुनः हमें सुनाई देती है। वो किसके कारण? वही क्या है? प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगर निकट दृष्टि दोष पूछ ले किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा, इस प्रकार से बता दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
इस दोष से व्यक्ति के निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। मैंने जो चीजें बताई वही चीजें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताइए। दो जीवाणुओं के नाम बताइए जिनसे एंटीबायोटिक दवाएं बनती हैं। पहला, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रमुख एंटीबायोटिक दवाई क्या है, प्रतिजैविक दवाई क्या है? पहला है पेंसिलिन, दूसरा है इमिथ्रोमाइसिन। पहला पेंसिलिन है, दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, यह सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा को ध्यान से रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। कहीं नवीकरणीय पूछ लिया जाता है, कहीं अनवीकरणीय। जो कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त होता है वो क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है। जिसमें परमाणुओं में एकल बंध होता है, मतलब जिस यौगिक में कार्बन के अणु और हाइड्रोजन के अणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वहां पर क्या होता है? संतृप्त। और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम द्विबंध या त्रिबंध होता है। मतलब एल्केन ग्रुप जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन और एल्काइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह भी अंतर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है जो 2018, 19, 23 में पूछा गया, और हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो अधिक बार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मैंने शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय का भी हमने मॉडल पेपर बनाया, समावेशी शिक्षा का, सामाजिक विज्ञान का, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस पर बेहतर अपना रिस्पॉन्स दिखाया, कमेंट दिखाया, तो इसी प्रकार से मॉडल पेपर 2 भी लाएंगे अगर आप लोगों ने बेहतर सपोर्ट किया। तो चलिए बढ़ते हैं। मधुमेह डायबिटीज क्यों होता है, इसके प्रकार और कारण बताइए। तो मधुमेह के कारण, मधुमेह तब होता है जब शरीर में अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। शरीर में इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह के प्रकार टाइप 1, टाइप 2, इसमें शरीर में इंसुलिन बनना कम या बंद हो जाता है, टाइप 1 होता है। टाइप 2 में इसमें शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। पहले में इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, पहला टाइप है। दूसरा टाइप यह है कि शरीर इंसुलिन का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। अब लक्षण क्या क्या है कि आपको मधुमेह हुआ है? अधिक प्यास लगना, मुख सूखना, बार बार पेशाब आना, अचानक वजन घटना या बढ़ना, थकान, लगातार थकान महसूस होना, धुंधली दृष्टि होना, यह सभी लक्षण किसके हैं? मधुमेह के हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? किसी एक विधि के बारे में बताइए। तो ऊष्मा संचरण 3 विधि से होता है। पहला है चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है? जब किसी लोहे को एक तरफ गर्म किया जाता है, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, तो इस विधि से जब उष्मा एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है तो क्या कहलाता है? चालन विधि कहलाता है। अब दूसरा हुआ संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है? जब पानी गर्म करते हैं, तो पानी जब गर्म करते हैं तो पानी का जो अणु गर्म होता है वो ऊपर चला आता है, जो ठंडा होता है वो नीचे चला आता है। इस प्रकार से पूरा पानी गर्म होता है, तो वह कौन सी विधि है? संवहन विधि है। अब बात करें विकिरण विधि की। तो विकिरण विधि, जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है वह किस विधि के कारण पहुंचता है? विकिरण विधि के कारण पहुंचता है। अब आइए चर्चा करते हैं चालन विधि के बारे में। तो जब ऊष्मा संचरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम के कण एक स्थान नहीं बदलते हैं, बल्कि ऊष्मा एक कण से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। मतलब जब लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे के कण इधर उधर नहीं होते। यह लोहा का कण जब गर्म होगा तो यह ऊष्मा दूसरे वाले को देगा, दूसरा वाला तीसरे वाले को देगा। इस प्रकार से ऊष्मा चलते हुए लास्ट अणु तक पहुंच जाता है। इसी को क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में होती है। उदाहरण के लिए जब हम किसी धातु के क्षण के एक सिरे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। यह ऊष्मा का चालन विधि है। मैंने जो समझा वही है।
बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा कि सवालों को कैसे लिखना और किस प्रकार से लिखना। अगर आपको लिखने का तरीका बेहतर मालूम है तो आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। एक होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और परावर्तन में क्या होता है, जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट जाता है। अब आइए प्रकाश अपवर्तन के नियम को जानते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यही रूल कौन सा बताता है, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जा तथा परावर्तन की कोण की जा का अनुपात स्थिरांक होता है, जिसे अपवर्तनांक यन कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यह दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन का परावर्तन भी अपवर्तन भी दोनों मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर यन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अनुकूलन किसे कहते हैं, मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में समझाइए। अनुकूलन किसी सजीव के शरीर में ऐसी संरचनात्मक या क्रियात्मक परिवर्तन जो उसे किसी विशेष वातावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। जब हमारा शरीर किसी वातावरण के प्रति उसके अनुरूप खुद को ढाल लेता, वही क्या कहलाता, अनुकूलन। तो मरुस्थलीय अनुकूलन क्या है, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए उनमें निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर गर्म रेत से दूर रहता है। पहला, ऊंट बहुत कम मात्रा में मूत्र विसर्जित करता है, उसे पसीना भी नहीं आता है, जिससे वह जल की हानि कम करता है और कम जल में अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ऊंट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो उसे रेत में आसानी से चलने में मदद करते हैं। यह मरुस्थली का अनुकूलन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संपदा क्या है, उसके संरक्षण और उपाय लिखिए। प्राकृतिक संपदा, प्रकृति से उपलब्ध वे सभी उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी प्रकृति के द्वारा विद्यमान वस्तुएं हैं वो क्या है, प्राकृतिक संपदा है। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु भी शामिल है। यह सभी क्या है, प्राकृतिक संपदाएं है। संरक्षण के उपाय, वन संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। लेकिन इस पर सरकार केवल नियम लगा रही है। वृक्षारोपण कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि लोगों को जमीन देने के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना होगा। अगर हमें प्राकृतिक संपदाओं का सही से उपयोग करना होगा तो उनकी संरक्षण करना होगा। जल संरक्षण, वर्षा का जल संग्रहण करना, पानी का दुरुपयोग न करना। मृदा संरक्षण, उचित कृषि पद्धतियों का उपयोग करके मिट्टी के क्षरण को रोकना। प्रदूषण नियंत्रण, नदियों को प्रदूषित जल बहाव को रोकना और कचरे का सही निपटान करना, मतलब सही जगह पर व्यवस्थित करना। जो कचरों को नदियों में मिला दिया जा रहा है जिससे जल प्रदूषित हो रहा है, उसको व्यवस्थित करना। यह सभी करने होंगे प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए। और इसी के साथ पूरे जैसे आपके परीक्षा में पेपर आते हैं उसी प्रकार से हम मॉडल पेपर बनाए हैं और इसी के साथ पूरा पेपर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लगता है कि आपके परीक्षा में बेहतर साबित होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम सभी विषयों का मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।